नमस्कार दोस्तों। मैं आर के पाल। नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल, आपका अपना चैनल मैं आर के पाल आपका अपना चैनल दस्तक कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। वैसे कैंडिडेट जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे, रेलवे की तैयारी स्पेशली कर रहे थे, उनके लिए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था। दस्तक सीरीज के नाम से स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग एक चैप्टर का वन शॉट कर रहे थे। बायो ही कर रहे थे, जनरल साइंस के लिए बायो कर रहे थे, जिसमें हम लोग एक चैप्टर का वन शॉट कर रहे थे, फिर उसका PYQ कर रहे थे। तो इसके पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने जेनेटिक्स चैप्टर लेके आया था, उसका थ्योरी कर लिए थे। लगभग 30 से 35 मिनट का आपका वीडियो था, जिसमें वो कंप्लीट आपका हो गया था। कंप्लीट थ्योरी था, बहुत छोटा थ्योरी था, और ये भी लगभग 20 से 25 मिनट के करीब में आपका ये भी हो जाएगा, जिसको हम लोग लेके चल रहे हैं और जिसको हम लोग देखेंगे, एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे। एक वीडियो के माध्यम से हम लोग इसमें देखेंगे। एक छोटा सा होगा, 20 से 25 मिनट का होगा लगभग क्वेश्चन होगा, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट ये है नहीं, बट सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा। तो उसी सीरीज़ को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये ज़रूरत नहीं है कि ये वीडियो केवल आपको ग्रुप डी के लिए ही स्पेशली है, ये आपको हेल्प कर सकता है। LP, NTPC, टेक्नीशियन, JEE जितने भी एग्ज़ाम हैं, सब में आपको ये हेल्प करेगा, देखने को मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो आइए बिना देरी करते हम लोग क्लास को शुरू करेंगे और क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। जो इन्होंने क्या क्वेश्चन आए हुए थे उसको शुरू करेंगे। बिना देरी करते क्लास शुरू किया जाए। इसके पहले आप अगर यदि वीडियो नहीं देखा होंगे तो प्रीवियस ईयर का वीडियो जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे जाके आप इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आसानी से सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। आइए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि वह प्रक्रिया जिसमें माता पिता संतानों के गुणों का संचार होता है क्या कहलाता है। अभी मैंने इसको पहले वीडियो में मैं बताया था कि माता पिता के गुण यानी एक पीढ़ी से पीढ़ी दर पीढ़ी, मान के चलिए पीढ़ी दर पीढ़ी इसको कहा जाएगा। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यदि गुण क्या होता है, माता पिता का संतानों में गुण अगर जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक ही चीज़ कहते हैं। अभी जिस चैप्टर का ही नाम है, क्या कहेंगे बताइए। तो परिवर्तन तो होगा नहीं, पता है कि परिवर्तन नहीं होगा। इसके अलावा जीन, ये तो DNA के क्रियात्मक इकाई को जीन बोला जाता है, DNA के क्रियात्मक इकाई को जीन बोला जाता है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। एलील मैंने बताया कि जब एक एलील किसको बोला जाएगा, जब डोमिनेंट और रिसेप्शल सेल जो होता है वो दोनों मिलेगा। प्रभावी गुण और प्रभावी गुण जो मिलता है उसमें से किसी एक का गुण जो उभर के आ जाता है, जो दिखता है, जो दिख जाता है, उसी को हम एलील बोलते हैं। एलील दो तरह के आपको थे, डोमिनेंट थे, रेसिपल थे, दो तरह के थे, प्रभावी था और अप्रभावी था। तो एलील उसको तो बोला नहीं जाएगा, तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैंने पढ़ा के लाया अभी, आनुवंशिकी का अध्ययन किसे कहते हैं। क्वेश्चन दिया है इन्होंने कि आनुवंशिकी का अध्ययन किसे कहा जाता है। तो जैसे आपको पता है जीवों का विकास, नहीं ये तो होता नहीं है। आनुवंशिकी किसका अध्ययन है, अध्ययन किसका है, परमाणु विभाजन, तो केमिस्ट्री कहाँ से आ गया। पर वेरिएशन तो इसमें पढ़ते नहीं हैं। और जीवों का विकास को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। इवोल्यूशन में उसको का स्टडी किया जाता है। तो आनुवंशिकी किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन अब एक ही बच जाता है, ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बच गया, जिसको हम लोग आनुवंशिकता की प्रक्रिया कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि DNA का कौन सा खंड एक प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करता है। तो DNA आपको पता है कि DNA होता कैसे है, इस टाइप का आपको DNA का संरचना आपको देखने को मिलता है। इस टाइप का आपका संरचना DNA को देखने को मिलता है। तो ये जितने होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि
कौन खंड एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, तो इसमें कौन होगा? न्यूक्लियस तो होता नहीं है, जीन नहीं होता है, गुण नहीं होता, होता क्या है? वो होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र जो होता है वो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए देखिए, इसमें देखिए आप देख सकते हैं, एक फिगर से आप देख लीजिए, यही मैंने फिगर बनाया था कि ये टोटल क्या है, ये जीन है और ये हमारे डीएनए खंड है, ठीक है। और यही डीएनए का ये जो इकाई होता है, एक यूनिट, इसमें से एक यूनिट को अगर कट कर दिया जाए तो एक यूनिट जो होता है वही क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। डीएनए का एक छोटा सा यूनिट जीन कहलाता है, और यही जीन और यही एक यूनिट जो होता है, ऐसे डीएनए मिलके, ऐसे डीएनए जो होता है, ये टोटल डीएनए मिलके क्या करता है? वो क्रोमोसोम बनाता है। यही यहाँ पे जाके मिल जाता है। तो ये क्या है? एक तरह का प्रोटीन है, तो इसमें तो क्रोमोसोम आंसर होगा ही, और यही क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, यही बनाता है। तो राइट आंसर आपको पता चल गया, डीएनए कैसा होता है ये पता चल गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समसूत्री विभाजन अभी मैंने पढ़ा के लाया। समसूत्री कोशिका विभाजन में एक महिला मानव कोशिका होगी, तो मैंने बताया कि उसमें क्या पाया जाएगा? एक सेक्स पाया जाएगा, किसमें? फीमेल में। और एक ऑटो क्रोमोसोम जिस होता है, जिसको हम XY कहते हैं, जो ये किस में पाया जाता है? ये आपको मेल में देखने को मिलता है, और ये आपको फीमेल में देखने को मिलता है। दो जगह देखने को आपको मिला, ये फीमेल में और ये मेल में। तो इसमें पूछा हुआ है, अब ये गुणसूत्र में टूटेंगे तो कितने कितने हो जाते हैं? 44 प्लस x और x, ये किस में पाया जाएगा? तो ये फीमेल में पाया जाएगा। 44 प्लस XY किस में पाया जाएगा? तो ये पाया जाएगा मेल में। तो इन्होंने एक महिला में पूछा हुआ है, तो महिला में क्या क्या हो जाएगा? 44 प्लस x गुणसूत्र इसमें बता सकते हैं, या 22 प्लस x गुणसूत्र। ये तो सिंगल सिंगल हो गए, होंगे नहीं। ये राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन विषम जाति अंग का युग्म है? विषम जाति अंग का युग्म है। विषम जाति का मतलब होगा कि अलग अलग उसका जात होगा, पैर वगैरह वगैरह में जो होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो पूछा है, एक कबूतर, एक चमगादड़, एक मेंढक और एक पक्षी, एक खरगोश और एक छिपकली, एक घड़े के पौधे पत्तियाँ और एक विनाश फ्लाई ट्रैप। विषम जाति पूछा है, सम जाति नहीं पूछा। हेट्रोगेमस और हेट्रोजीनियस दो तरह के होंगे। तो इन्होंने क्या पूछा है? एनालोगस ऑर्गन पूछा है, किसके निज पैर, किसके अंग का युग्म होगा? तो फ्रॉग, एक मेढक और एक पक्षी, एक खरगोश और एक छिपकली के अग्रभाग, एक कबूतर और एक चमगादड़ के पंख, एक घड़े के पौधे और पत्तियों के पेंच फ्लाई। तो ये होगा नहीं। आप देखिएगा कि एक मेढक और एक पक्षी का अग्रभाग जो देखेंगे वो क्या होता है? एक कबूतर और एक चमगादड़ के पंख जो देखिएगा वो एक सेम तरह के पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। सॉरी, ये तो समान हो गया। हाँ, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन। ये अलग अलग पूछा है, विषम जातीय पूछा है, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। छिपकली अलग हो जाएगी और ये अलग हो जाएगी। देखिए इसमें दिखाया भी गया है, होमोलोगस स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? जैसे एक जैसा, होमोलोगस का मतलब एक जैसा, जैसे कैट का हो गया, हॉर्स का, बैट, डॉल्फिन का हो गया। ये सब क्या है? रचना दिखाई दे रहा है कि रचना सबका स्ट्रक्चर क्या होगा? एक होगा, लेकिन काम क्या क्या होगा? अलग होगा। स्ट्रक्चर सेम, ह्यूमन्स स्ट्रक्चर सेम देखने को मिलेगा, काम अलग अलग तरीके से करेगा, तो उसको होमोलोगस बोलते हैं। एक जैसा दिखाई देगा, तो सब में रचना एक जैसा पाया जा रहा है, लेकिन वर्क सबका क्या है? अलग अलग है, तो इसको होमोलोगस बोला जाता है। इसी तरह से पत्तियों में देखेंगे एनालोगस किसको बोलते हैं? तो देखिए फ्लाइंग ये कर सकती है, बर्ड्स का विंग देखिए, बटरफ्लाई का विंग देखिए, फ्लाइंग कर सकती है, लेकिन ये विषम जातीय है। तो राइट आंसर आपको समझ में वहाँ आ ही गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, डीएनए में क्षति और त्रुटियां डैश डैश के कारण बढ़ती है। तो कौन सा कारण बनती है जिसमें डीएनए क्या होता है? टूटने लगता है, उसमें क्षतिज होने लगती है। तो कह रहा है ट्रांसलेशन, नहीं। डीएनए से आरएनए में परिवर्तन होता है तो उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से आरएनए बनेगा तो उसको
ट्रांसक्रिप्शन बोला जाएगा। डीएनए से ट्रांसफ़र होगा किसमें, आरएनए में, तो उसको ट्रांसलेशन बोलेंगे। और डीएनए रिपेयर में डीएनए बनेगा, और म्यूटेशन जब होगा तो उसमें क्या होती है, डीएनए की क्षति होती है। तो राइट आंसर हमारा तो यही होना चाहिए, म्यूटेशन। तो राइट आंसर डीएनए वाला हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, जेनेटिक्स से ही है ये क्वेश्चन है, जेनेटिक्स से। कलर पे इन्होंने क्वेश्चन किया है, कलर पे क्वेश्चन इन्होंने किया है कि मनुष्य में यदि जीन बी भूरी आंखें देता है और जीन बी नीली आंखें देता है तो निम्न संयोजन वाले व्यक्ति की आंखों का रंग क्या होगा। तो वो उस पर पूछ दिया, ऑप्शन दिया बी बी और बी बी। तो कौन होगा, देखिए ये अलग है, भूरी है, और ये नीली है। तो जो संयोजन होगा, व्यक्ति होगा, उसमें कलर कैसे आएगा, तो आपको पता है कि जो पहले रहता है उसका कलर सबसे ज़्यादा आता है। तो पहले तो आपका आएगा क्या, नीला और ब्राउन। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। सॉरी, राइट आंसर हमारा जो होगा, देखिए पहले इन्होंने बोला है कि क्या मिलेगा, पहले बी मिलेगा फिर बी वाला मिलेगा, तो भूरा और नीला। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पौधे को विभिन्न किस्मों से पर परागण के परिणाम स्वरूप एक नया पौधा बनाते हैं तो नए पौधे को कहा जाता है। जब नया पौधा बन जाएगा, एक अलग अलग किस्म के होंगे और नया पौधा बनेगा, तो नए पौधे को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रमुख पौधा, म्यूटेंट पौधा, हाइब्रिड प्लांट। ऊपर के सभी नहीं, ऊपर के सभी नहीं, वो क्या होते हैं, अलग अलग जब बनेंगे तो उसको हाइब्रिड प्लांट हम लोग कहते हैं। क्या बोलेंगे, हाइब्रिड प्लांट उसको कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड प्लांट, संकर पौधा इसको कहा जाता है। आइए क्वेश्चन देखिए, मटर के पौधे पर मेंडल के क्रॉस दो अलग अलग लक्षणों के आकार और बीजों के रंग की स्वतंत्रता विरासत के परिणाम स्वरूप एक देखने योग्य मिला, यानी द्विसंकर क्रॉस इन्होंने बोला। तो उसमें जब इन्होंने किया तो कौन सा अनुपात देखने को मिला, फिनोटिक इन्होंने पूछा है, फिनोटाइप बोला है। तो आपको बताया था मैंने कि 9:3:1 ये रेशियो आपको देखने को मिला था। उसी में जीनोटाइप अगर देखते तो जीनोटाइप में दूसरा हो जाता। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। मैंने वहाँ पे पॉइंट को इम्पोर्टेंट भी कराया था और मैंने बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है, आते ही आते हैं। अब आइए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, मानव दांत और हाथी के दांत। मानव का जो दांत होता है और हाथी के जो दांत होता है वो कैसे होते हैं, क्या है, तो अवशेषीय अंग नहीं, ये तो नहीं होंगे। एक चीज़ आपको बताना है यहाँ पे, एक जैसे होते हैं तो एनालोगस, और अलग अलग होंगे तो समरूप। होमोलोगस सर्गेन होते हैं कि एनालॉगस, अलग अलग दिखाई देंगे तो उसको अनुरूप बोला जाएगा। अवशेषी तो होंगे नहीं, अल्पविकसित तो होंगे नहीं। ऑप्शन आपको दो पास पहुँचा, एक ए और सी। तो इसमें पता है कि डिफरेंट टाइप के जानवर होंगे, लेकिन अलग अलग ऑर्गन भी पाए जाएंगे। लेकिन समरूप में होमोजिनियस में क्या होगा, एक जैसे दिखाई देते हैं। तो हाथी के दांत और मनुष्य के दांत जो दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है, हाथी के दांत और मनुष्य के दांत जो दिखाई देता है एक जैसा दिखाई देता है। आई होप समझ पा रहे होंगे। तो राइट आंसर हमारा जाएगा होमोलोगस ऑर्गन हो जाएगा, उसको होमोलोगस ऑर्गन कहेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि यदि एक गोल हरे बीज वाले मटर के पौधे को डबल आर, यानी ये क्या हो गया आपका, कैपिटल डबल आर दे दिया, यानी पूरा ये टॉल हो गया। इसके बाद से छोटा वाई ये क्या हो गया, बौना हो गया। तो झुरीदार पीले बीज वाले मटर के पौधे हरा वाई के साथ क्रॉस अगर कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में उत्पादित बीज कौन से होंगे, बताइए। तो मैं बताया कि F1 पीढ़ी में एक तो लंबा पाया जाएगा, एक छोटा पाया जाएगा। तो झुरीदार पीले बीज, झुरीदार पीले बीज वाले मटर को इसके साथ कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी में उत्पादित बीज कौन होंगे, तो आपको पता है कि सबसे पहले तो झुरीदार होगा। तो झुरीदार वाला में आ जाए, गोल और हरा तो होगा नहीं, ये खत्म हो गया आपका। और झुरीदार और पीला, हरा की बात कही नहीं है इन्होंने, पीला की बात की है। तो F1 में झुरीदार और पीला। तो राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा झुरीदार और पीला, क्योंकि F1 पीढ़ी में दोनों का प्रॉपर्टीज पाया जाता है 50-50%। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर हुआ ये। आइए देखिए, यहाँ पे दिखा भी दिया गया उस चीज़ को, मैं फिगर भी ला दिया हूँ, फिगर से आप समझ सकते हैं। फिगर में देखिए F1 पीढ़ी में क्या क्या मिलेगा आपको देखने को, राउंड येलो देखने को मिलेगा।
RRYY देखने को मिलेगा अगर हम क्रॉस कराते हैं तो। ठीक है, फ्लावर हो गया, सीड हो गया, पोड हो गया, स्टेम हो गया। तो राइट आंसर तो आपको समझ में आ ही गया होगा, सही मैंने बताया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वही चीज़ फिर आपको देखने को मिला यहाँ पे। तो राइट आंसर, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी, राइट आंसर तो बी ही हो जाएगा। अब आइए देखिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कहे जब एक पौधे को विभिन्न किस्मों से पर परागण, एक ही चीज़ है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया। हाइब्रिड प्लांट इसको बोलते हैं, मैंने बता ही दिया। क्वेश्चन रिपीट हो गया PDF में, सॉरी, जो PDF बनाने में हो सकता है कि दिक्कत हो, जो PDF बनाते हैं। अप्रभावी जीन उनमें से एक खुद है, इसमें पूछा है कि अप्रभावी जीन उनमें से खुद है जो खुद को व्यक्त करता है। किस में व्यक्त करेगा? अप्रभावी गुण किस में आएगा? जो दिखाता ही नहीं है, जो दब जाता है, जिसकी गुण दब जाता है। तो F2 पीढ़ी में वो दब जाता है। आपको पता है कि F2 पीढ़ी में गुण क्या होता है? दब जाता है। F1 पीढ़ी में ज़्यादा वो 50-50 मिलता है, लेकिन F2 में बिल्कुल ही एक का गुण दब जाता है, एक का पूरा उभर के आ जाता है। तो अप्रभावी गुण F2 पीढ़ी में ही आपको देखने को मिलता है। ये देखिए क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। लगभग 20 के करीब में क्वेश्चन आपको था, 20 के करीब में क्वेश्चन था, जो मैंने लगभग 17 से 18 मिनट में मैं ख़त्म कर दिया। छोटा सा ही सेशन था, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बताया क्या जा सकता है। तो आपका जेनेटिक्स लगभग ख़त्म हो चुका। जेनेटिक्स हम लोग कर लिए। हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर ले कि क्या क्या चैप्टर हम लोगों ने कर लिए हैं। देखिए, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम शुरुआत किए थे, ये ख़त्म हुआ पहला चैप्टर। रेस्पिरेशन, ये हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। इसके बाद से जस्ट हम लोग रेस्पिरेशन देखे, उसके बाद से एक्सरेशन देखे, एक्सरेशन, इसके बाद से ब्लड देखे, ह्यूमन ब्लड, इसके बाद से रिप्रोडक्शन देख चुके हैं, वो चैप्टर क्लियर हो चुका है। इसके अलावा फिर सर्कुलेटरी सिस्टम वो देख लिए। इसके अलावा स्केलेटन सिस्टम वो भी देख चुके हैं। इसके अलावा फिर हम लोग ह्यूमन आई, एक चैप्टर था ह्यूमन आई, वो पढ़े, वो क्लियर हो चुका है। इसके अलावा हम लोग टिश्यू अभी नहीं पढ़े हैं। टिश्यू और क्लासिफिकेशन चैप्टर बचा है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, वो बाकी रखा गया है अभी। इसके अलावा भी आपको जेनेटिक्स मैंने पढ़ा दिया। क्लासिफिकेशन अभी आपको बाकी है, वो चैप्टर मैं कराऊंगा। कुल मिला जुला के अगर हम देखें तो लगभग 18 चैप्टर मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि 18 चैप्टर आपको पढ़ना है। 18 चैप्टर में से लगभग हमने 15 चैप्टर पढ़ लिए हैं। 15 चैप्टर का PYQ भी कर लिए हैं, +1 शॉर्ट थ्योरी भी कर लिए हैं। तो आई होप वो आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम भी हो गया, नर्वस सिस्टम भी हो गया, स्केलेटन सिस्टम भी हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, फिर आपको न्यूट्रिशन हो गया, फिर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड हो गया, फिर आपको रिप्रोडक्शन हो गया। अभी हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, तो जेनेटिक्स हो गया। लगभग मोटे मोटे ह्यूमन आई हो गया, और हाँ ह्यूमन आई हो गया। लगभग इतने चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसके PYQ क्वेश्चन आंसर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जितना भी है चीज़ें, उसको हम लोग ने क्लियर कर लिया है, पढ़ लिया है। अब हमारे पास केवल चैप्टर क्या क्या बच रहे हैं वो जान जाइए। तो चैप्टर हमारे पास बच गया है टिश्यू, एक टिश्यू बच गया है, एक बचा है क्लासिफिकेशन, और एक चैप्टर बचा है सेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तीनों मैं बचा कर रखा था क्योंकि इस पर थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके काफ़ी देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगर किसी एग्ज़ाम में बाई चांस यदि आपने तैयारी नहीं किया, यदि आपने सिलेबस कवर नहीं कर पाया है, तो ये 3-4 चैप्टर मैंने जो बताया इसको आप देख लेंगे, तो आई होप आपको बायो में 10 क्वेश्चन देंगे, तो उसमें से 7 क्वेश्चन आप इसी चैप्टर से आपको देखने को मिल जाते हैं। और जैसे ये हो जाता है, तो एक मैं बड़ा सा मैराथन बायो का लेके आऊँगा, जिसमें ओनली आपको 2+ आपको बायो को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आई होप सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसको एंजॉय किए होंगे, समझ में आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि मैं चैप्टर कौन सा स्टार्ट करूँ। अभी मैं
टिश्यू कर दूं या क्लासिफिकेशन कर दूं या सेल कर दूं, आप जो बोलेंगे उसको मैं कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा। ज़्यादा मैं क्लासिफिकेशन चैप्टर ही लेके आने वाला हूँ अगली क्लासेज में। तो यूट्यूब से जुड़े, क्लास से जुड़े, वेरी में आनंद लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हैव ए नाइस डे। अपनी तैयारी करते रहें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।